मेरे दामाद ने अपनी सारी जायदाद और कपड़े की फैक्ट्री मेरी बेटी के नाम कर दी थी। वो मेरी बेटी से इतना प्यार करता था कि उसकी इजाजत के बगैर कोई काम ना करता। हर वक्त नौकरों की तरह मेरी बेटी के आगे पीछे घूमता रहता। मगर मेरी बेटी उसके साथ खुश नहीं थी। वो रोज मुझे फोन करके कहती, अम्मा, मुझे अपने शोहर से तलाक चाहिए। मुझे ये पैसा, गाड़ी, बंगला कुछ नहीं चाहिए। अगर मेरी तलाक ना हुई तो मैं मर जाऊंगी। खुदा के लिए मेरी तलाक करवा दो। एक रोज रात को 3 बजे मेरे दामाद ने मुझे बुला लिया। मैं वहां गई तो अपनी बेटी का हाल देखकर मेरा कलेजा फट गया, क्योंकि मैंने अपनी इकलौती बेटी के लिए एक ऐसा फैसला किया था जो उसके लिए बहुत मुश्किलात का बायस बना था। आज मेरी बेटी की शादी थी और मैंने इस शादी में पैसा पानी की तरह बहाया था। लोग मेरी बेटी के आला आला से लिबास और महंगे जेवरात देखकर हसरत ज़दा रह गए थे, जबकि ये सच कोई नहीं जानता था कि ये सब पैसा और तैयारी मेरे होने वाले दामाद की तरफ से मिला है। मैंने अपनी बेटी की शादी एक निहायत अमीर और कबीर लड़के से तय की थी। मेरा दामाद अमीर तो बहुत था, मगर वो खूबसूरत नहीं था, जबकि मेरी बेटी निहायत हसीन और बामुश्किल 21 साल की थी। सब लोग हैरान थे कि मैंने अपनी इतनी खूबसूरत बेटी ऐसे कबूल सूरत मर्द को क्यों दी थी। मेरी बेटी रुखसत हुई तो मैंने सुख का सांस लिया। अब मुझे उम्मीद थी कि हमारी जिंदगी बदल जाएगी और मैं भी अपनी बेटी की वजह से ऐश की जिंदगी गुजारूंगी। शादी के दूसरे रोज मैं अपनी बेटी से मिलने पहुंची तो मुझे झटका लगा था, क्योंकि मेरी बेटी और मेरा दामाद घर पर नहीं थे। वहां पर मौजूद मुलाजमों ने मुझे बताया कि मेरी बेटी और उसका शोहर घूमने फिरने गए हैं। मुझे हैरत इस बात पर हुई कि वो शादी के अगले रोज ही सैरो तफरीह पर निकल गए थे, जबकि मैं एक बेहतरीन वलीमे की मुंतजिर थी। मैं मायूसी से लौट आई और घर आकर अपनी बेटी को कॉल की। कॉल बहुत देर बाद अटेंड हुई थी। दूसरी तरफ मेरी बेटी की घुटी घुटी सी आवाज सुनाई दी थी। मैंने बेटी से हाल चाल पूछा था तो महसूस हुआ जैसे वो बहुत ही बेजारी से बात कर रही हो। मैंने अपनी बेटी से भी वही बात पूछी कि वो लोग वलीमा करने की बजाय कहाँ चले गए हैं। मेरी बेटी ने उखड़े हुए लहजे में मुझे जवाब दिया कि वो सिर्फ अपने शोहर के कहने पर चली गई है। उसका शोहर चाहता था कि वो पहले सैरो तफरीह करे और बाद में वापस आकर वलीमा करेंगे। मैं ये सुनकर हैरान हुई। मैं अपनी बेटी की मध्यम सी आवाज और उदास लहजे से परेशान हो रही थी। ये शादी मैंने तय की थी, मगर मेरी बेटी इस शादी पर राजी थी और वो बहुत खुश भी थी, लेकिन अब वो खुश नहीं लग रही थी। मैंने बेटी से सवाल किया कि वो ऐसे उदास क्यों लग रही है, हालांकि लड़कियां ऐसे मौके पर खुश होती हैं जब वो हनीमून पर जाती हैं। मेरे सवाल पर मेरी बेटी ने मुझे जवाब दिया। वो मुझे घबराहट में मुब्तला कर गया था। मेरी बेटी कॉल काट चुकी थी, जबकि मैं परेशान थी। उसकी बात सोच रही थी, क्योंकि मेरी बेटी अपने शोहर को अंधा पाकर बहुत उदास थी। मैं जानती थी मेरा दामाद अंधा है, मगर ये बात मैंने अपनी बेटी से छुपाई थी, क्योंकि मेरा दामाद बहुत अमीर और अपनी करोड़ों की जायदाद का इकलौता मालिक था। उसने वादा किया था कि अगर अपनी बेटी की शादी उसके साथ कर दूं तो वो सारी जायदाद मेरी बेटी के नाम कर देगा, और वादे के मुताबिक उसने अपनी सारी जायदाद मेरी बेटी के नाम कर दी थी। मैं परेशान सी अपनी बेटी की वापसी का इंतजार कर रही थी। एक हफ्ते बाद वो लोग लौट आए थे। मैं अगले दिन मिलने गई तो मेरा दामाद बहुत गर्मजोशी से मुझे मिला था, जबकि मेरी बेटी चुप चुप सी लग रही थी। मैंने अपनी बेटी को समझाने की कोशिश की कि तुम्हारा शोहर बहुत अच्छा इंसान है, उसमें सिर्फ एक ऐब है, तुम उसे नजरअंदाज कर दो। वो अमीर लड़का है जो दिलो जान से तुम पर फिदा है। तुम्हारी पूरी जिंदगी पुरसुकून गुजरेगी। मगर मेरी बेटी को अपने शोहर के ऐब के अलावा भी बहुत सी बातों पर इतराज था, लेकिन वो हमेशा से मेरे हर फैसले पर सर झुका देने की आदी थी। उसने अब भी यही किया था। वो अपने एतराजात अपने अंदर दबा गई और खामोशी से बैठी रही थी। दिन यूं ही गुजरते जा रहे थे। शादी के शुरू में हमारा अक्सर मिलना जुलना होता रहता था। मेरा दामाद हम माँ बेटी पर बहुत पैसा लगाता था। ये बात जहाँ मुझे खुश करती, वहीं मेरी बेटी मजीद बेजार हो जाती थी। मगर जूं वक्त गुजरता गया, मेरी बेटी ने मुझसे मिलना कम कर दिया और घर में रहने भी नहीं आती थी। मैं उसे रुकने का कहती तो वो यही बोल देती कि मेरे शोहर को मेरा कहीं रहना अच्छा नहीं लगता। मुझे अपने दामाद पर अब गुस्सा आने लगा था। वो सब जानता था कि हम माँ बेटी का एक दूसरे के अलावा और कोई रिश्ता नहीं था, फिर भी वो हमें मिलने से रोक रहा था।
ایک روز میں اچانک اپنی بیٹی کے گھر پہنچ گئی۔ میرا داماد بھی موجود تھا۔ میں نے باتوں باتوں میں اپنے داماد کو بھی ناراضگی سے گلا دے دیا کہ وہ مجھے اکیلی عورت کے پاس اس کی بیٹی کو آنے نہیں دیتا، حالانکہ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ کبھی میری بیٹی کو کسی بات سے نہیں روکے گا۔ میرے شکوہ کرنے پر میرا داماد چونک گیا تھا اور میری بیٹی بخلا گئی تھی۔ میرے داماد نے مجھے یقین دلایا کہ اس نے کبھی میری بیٹی کو مجھ سے ملنے کے لیے نہیں روکا تھا، اور وہ میری بیٹی کے سامنے یہ بات کر رہا تھا، جس کا مطلب صاف تھا کہ واقعی میرا داماد میری بیٹی کو نہیں روکتا تھا۔ میں حیرت سے اپنی بیٹی کو دیکھ رہی تھی جو سر جھکائے بیٹھی تھی۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ میری بیٹی نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا تھا۔ میں نے اکیلے میں اپنی بیٹی سے یہی سوال کیا تو وہ پہلے تو چپ رہی۔ جب میں نے ضد کی تو وہ مجھ سے بولی کہ اب میں شادی شدہ ہوں، ویسے بھی مجھے زیب نہیں دیتا کہ میں ہر وقت میکے میں جا کر رہنے لگوں۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ مجھ سے جان چھڑوا رہی ہے۔ میں اپنی بیٹی سے ناراض ہونے لگی اور بولی کہ وہ امیر شوہر لے کر بدلنے لگی ہے، اب اسے اپنی ماں کا وجود یا اس کا چھوٹا گھر بھی برداشت نہیں ہوتا۔ مجھے دکھ ہو رہا تھا۔ میں دکھی ہو کر اپنے گھر لوٹ آئی اور سوچ لیا کہ اب اپنی بیٹی سے ملنے نہیں جاؤں گی۔ مجھے لگتا تھا کہ میں نہیں جاؤں گی تو میری بیٹی مجھ سے ملنے ضرور آئے گی، مگر تب مجھے بہت حیرت ہوئی کہ میری بیٹی بھی مجھے ملنے نہیں آئی۔ تھک کر مجھے ہی بیٹی سے رابطہ کرنا پڑا، کیونکہ وہ میری اکلوتی بیٹی تھی اور میرے بڑھاپے کا واحد سہارا تھی۔ اسی سب میں میری بیٹی کی شادی کو 5 ماہ گزر گئے تھے اور اس عرصے میں اس کے اندر بہت تبدیلیاں پیدا ہوئی۔ اس کا مزاج بدلنے لگا تھا، کبھی وہ بہت خوش لگتی اور کبھی بہت اداس اور چپ چپ سی۔ میں اپنی بیٹی کے رویے سے الجھتی جا رہی تھی۔ میں نے اپنے داماد سے اس بارے میں بات کی تو وہ الٹا مجھ سے ناراض ہونے لگا اور بولا کہ میں نے اپنا سب کچھ آپ کی بیٹی کے نام کر دیا ہے، نوکروں کی طرح آپ کی بیٹی کے آگے پیچھے گھومتا ہوں، ہر بات اسی کی مانتا ہوں، پتہ نہیں پھر بھی آپ کی بیٹی خوش کیوں نہیں ہے۔ میری بیٹی بھی مجھے نہ کچھ بتاتی تھی اور نہ ہی اب کوئی گلا شکوا کرتی تھی۔ تھک کر میں نے سوچا کہ میں اپنی بیٹی اور داماد کے ساتھ کچھ دن رہوں اور جائزہ لوں کہ آخر غلطی کس کی تھی، میری بیٹی کی یا میرے داماد کی۔ میرے داماد نے مجھے اجازت دے دی، مگر میری بیٹی میرے ساتھ رہنے کا سن کر پہلو بدلنے لگی تھی۔ میں کچھ دن کے لیے اپنی بیٹی کے گھر رہنے آ گئی۔ وہ دونوں بظاہر بالکل ٹھیک تھے۔ مجھے وہاں دوسرا دن تھا۔ میں اپنی بیٹی سے باتیں کرنے اس کے کمرے میں گئی تو دروازے پر مجھے اپنی بیٹی کی سرگوشی جیسی آواز سنائی دی۔ مجھے لگا کہ میری بیٹی اور داماد باتیں کر رہے ہیں، اس لیے میں وہاں سے لوٹ آئی، مگر گھنٹے کچھ دیر بعد میرا داماد گھر آیا تو میں حیران رہ گئی اور اسے نرمی سے سمجھانے لگی کہ اس کے پاس جب بینائی نہیں ہے وہ کیوں اس طرح باہر آتا جاتا ہے۔ میری بات پر اس نے جو جواب دیا وہ مجھے ٹھٹکا گیا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ میں صبح سے کام پر گیا ہوا تھا اور اب لوٹ رہا ہوں۔ وہ بولا کہ چاہے میں اندھا ہوں مگر میں اپنا کاروبار خود سنبھالنے کی کوشش کرتا ہوں، روزانہ کام پر جاتا ہوں۔ میں یہ سن کر دھک سے رہ گئی تھی، کیونکہ میں نے خود اپنی بیٹی کو کسی مرد سے سرگوشی میں باتیں کرتے سنا تھا۔ میں اپنے داماد کے سامنے تو چپ رہی، لیکن جب موقع ملا تو اکیلے میں اپنی بیٹی سے پوچھا کہ وہ اپنے کمرے میں کس مرد سے باتیں کر رہی تھی۔ میرے سوال پر میری بیٹی نے حیرت سے مجھے دیکھا اور بولی کہ میں اپنے کمرے میں اکیلی تھی اور فون پر کسی دوست سے بات کر رہی تھی۔ مجھے لگا کہ میں نے غلط سنا ہے، اس لیے خاموش ہو گئی، مگر وہ سلسلہ رکا نہیں تھا۔ گھر میں جب میں اور میری بیٹی اکیلے ہوتے تو مجھے اکثر وہ کسی نہ کسی سے باتیں کرتی سنائی دیتی تھی اور اکثر اپنے کمرے کا دروازہ بند رکھتی تھی، اس لیے میں دیکھ نہیں پاتی تھی۔ مگر میں نے جب بھی غور کیا مجھے ہر بار اس کے ساتھ کسی مرد کی آواز بھی سنائی دیتی تھی۔ میں بہت پریشان ہو گئی تھی۔ میں نے اپنی بیٹی کو سمجھانے کی کوشش بھی کی، مگر وہ کہتی کہ وہ کسی مرد سے بات نہیں کرتی، وہ صاف انکار کر دیتی تھی۔ مجھے گھبراہٹ ہونے لگی کہ آخر سچ کیا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ شاید واقعی میں ہی پاگل ہو چکی ہوں۔ میں نے اپنی بیٹی کی جاسوسی کی اور ہر وقت اس کا پیچھا کرنے لگی، مگر مجھے کچھ نہیں ملا اور میں تھک ہار کر اپنے گھر آ گئی۔ اب ساری زندگی تو میں اپنی بیٹی کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی۔ تقریباً 1 ماہ بعد میری بیٹی نے مجھے فون کر کے میرے سر پر ایسا دھماکہ کیا تھا کہ میرے ہوش اڑ گئے۔ میری بیٹی رو رہی تھی اور مجھ سے بولی کہ اب میں تھک چکی ہوں، مجھے اپنے شوہر کے ساتھ مزید نہیں رہنا، مجھے طلاق چاہیے۔ وہ بہت غمزدہ تھی۔ میرے سمجھانے پر چیخ اٹھی اور بولی کہ میرا شوہر مجھ سے برداشت نہیں
ہوता। मैं अब दमागी मरीज बन चुकी हूँ। मैं उसके साथ मजीद नहीं रह सकती। मैं अपनी बेटी के अल्फाज पर सख्त ज़दा रह गई थी। मैं घबराई हुई थी। फौरन अपनी बेटी के घर पहुंची तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मेरी बेटी का शोर तो बिल्कुल ठीक ठाक था और उसके पास बिनाई भी वापस आ चुकी थी। मैं ये देखकर हक्का बक्का रह गई। मैंने अपने दामाद से सवाल किया कि उसकी बिनाई कैसे वापस आ गई और ये सब कब हुआ था। मेरे सवाल पर मेरी बेटी ने नफरत भरी नजरों से अपने शोहर को देखा और अटल लहजे में बोली कि उसे अपने शोहर से हर हाल पे तलाक चाहिए। मैं अपने दामाद के सामने अपनी बेटी का ये मुतालबा सुनकर बुखला गई थी और अपनी बेटी को खामोश करवाने लगी थी। साथ ही में मैंने अपने दामाद से भी माजरत की और उसे दरखास्त करने लगी कि वो मेरी बेटी की बातों पर ध्यान ना दे, मगर मेरी बेटी मुसलसल तलाक का मुतालबा कर रही थी। मैंने गुस्से से अपनी बेटी को देखा। मैंने उसे सख्ती से चुप करवाया तो वो रो पड़ी और चीख चीख कर अपने शोर को धोखेबाज, मक्कार और जाने क्या क्या बोलने लगी। मुझे उसके अल्फाज से ज्यादा अपने दामाद की खामोशी परेशान कर रही थी, क्योंकि वो मेरी बेटी के ऐसे अल्फाज पर भी कुछ नहीं बोला था। मुझे यकदम परेशानी ने घेर लिया था। अब मुझे अंदाजा हो रहा था कि मेरी बेटी के साथ कुछ तो गलत हुआ था कि वो ऐसे रो रही थी और तलाक का मुतालबा कर रही थी। मैंने अपनी बेटी से सच्चाई जानने की कोशिश की तो वो फट पड़ी और पहले रोज से लेकर अब तक की सारी रौदात सुना डाली। उसके इंकशाफ ने मुझे जी जान से हिलाकर रख दिया था। मैंने फटी फटी आंखों से अपने दामाद को देखा तो वो सर झुका गया था। अपनी बेटी की आपबीती पर मेरा दिल फटने वाला हो गया था। उसने मुझे रोते हुए बताया कि मैं रुखसत होकर आई तो आलीशान महल जैसा घर रोशनियों और फूलों से पूरा सजा हुआ था। मैं ऐसे इस्तकबाल पर बहुत खुश थी। मैं आंखों में ढेर सारे सपने सजाए कमरे में बैठी अपने शोहर का इंतजार करने लगी। मैं इतनी खूबसूरत लग रही थी कि हर देखने वाले ने मेरी तारीफ की थी। मुझे यकीन था कि मैं अपने शोहर के दिल में घर कर लूंगी, मगर जब मेरा शोहर आया तो वो खामोशी से मेरे सामने बैठ गया। मैं घूंघट डाले बैठी थी और मुंतजिर थी कि वो मेरा घूंघट उलटकर मेरी तारीफ करने लगेगा, मगर जब उसने ऐसा नहीं किया तो मैंने सर उठाकर उसे देखा। उसे देखकर मुझे झटका लगा था, क्योंकि वो मेरी बजाय दूसरी जानिब देख रहा था। मैंने झिझक कर अपने शोहर को सलाम किया ताकि वो मेरी जानिब मुतवज्जा हो, मगर उसने मेरे सलाम का जवाब भी मुझे देखे बिना ही दे दिया था। अपने शोहर की बेनियाजी मेरा दिल तोड़ रही थी। मैंने मायूसी से सर झुका दिया और इससे पहले कि मैं उठकर जाती, मेरे शोहर ने अजीब सी बात कह दी, जिसे सुनकर मैं बुरी तरह खटक कर उसे देखने लगी। वो मुझे देखे बिना पूछ रहा था कि तुम यकीनन खूबसूरत लग रही होगी, काश मैं भी तुम्हें देख सकता। मैंने हैरत से अपने शोहर को देखा और कहा, मैं उसके सामने बैठी हूँ, वो मुझ पर पूरा हक रखता है, फिर वो मुझे क्यों नहीं देख सकता। मेरे सवाल पर उसने अफसुर्दगी से मुझे जो बताया वो मेरे ओसान खता कर गया था। मैं अपनी माँ के धोखे पर हक्का बक्का बैठी हुई थी। मेरा शोहर आंखों से अंधा था, उसकी दुनिया अंधेर थी। मुझे शिद्दत से रोना आया था कि जब मेरा शोहर मुझे देख ही नहीं सकता तो मेरे सजने का क्या फायदा और ऐसे हुस्न का भी क्या फायदा जिसे सराहने वाला कोई ना हो। मैं अपने शोहर के सामने से उठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। मुझे पैसे का कभी लालच नहीं रहा था, मैं बस खुद परस्त लड़की थी। मैंने हमेशा अपनी तारीफ सुनी थी, मैं आगे भी ऐसे ही जिंदगी चाहती थी। मेरी माँ ने मुझे यही कहकर शादी के लिए मनाया था कि लड़का मुझसे मोहब्बत कर बैठा है और मेरे बगैर नहीं रह सकता। मुझे अब सब फरेब और धोखा लग रहा था। मैं पहली रात ही इस शादी की असलियत जान गई थी। यहाँ मोहब्बत नहीं थी, बल्कि सिर्फ लालच और धोखा था। मेरी बददिली और उदासी पर मुझे अंधे शोहर ने खुश करने और मेरा मिजाज अच्छा करने के लिए अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर दी और मुझे घुमाने के लिए मेरी पसंदीदा जगहों पर ले गया, मगर वहां से वापस आकर भी मैं बेजार सी कमरे में पड़ी रहती थी। मैंने अपना ख्याल रखना छोड़ दिया, मगर मैं नहीं जानती थी कि मेरा ऐसे बेहाल हुलिये में रहना किसी को बुरी तरह महसूस हुआ था। एक रोज मेरे मोबाइल पर अचानक मैसेज आया जिसमें मेरी बहुत तारीफ की हुई थी और मुझे कहा गया था कि मैं अब तैयार क्यों नहीं होती। मुझ जैसी हुस्न की बूरत पर लापरवाही नहीं जचती। मैं वो मैसेज देखकर ठटक गई, क्योंकि वो जो कोई भी था लफ्जों से खेलना और सहर ज़दा करना जानता था, मगर मैंने उस मैसेज को नजरअंदाज कर दिया। क्योंकि मैं शादीशुदा लड़की थी,
मगर मेरे नजर अंदाज करने के बावजूद वो मुझे लगातार मैसेज करता रहा और मुझे तैयार होने पर उकसाता रहा। एक रोज मुझे उसी नंबर से मैसेज आया कि मैं गुलाबी रंग के लिबास में बहुत हसीन लगती हूँ। उस मैसेज में मेरे हुस्न पर शायरी की गई थी और मुझे गुलाबी लिबास पहनने की मिन्नतें की गई थी। मुझे ना जाने क्या हुआ कि मैंने अपनी अलमारी खोली और गुलाबी रंग का लिबास तलाश करने लगी। मुझे एक निहायत खूबसूरत गुलाबी लिबास मिल गया। मैंने नहाकर वो लिबास ज़ेबे तन किया, अपने बाल बनाए, मेकअप किया तो मेरा हुस्न निखर कर सामने आ गया। मैंने उसी नंबर पर मैसेज किया और कहा कि मैं गुलाबी लिबास पहनकर तैयार हो चुकी हूँ। अब वो बताए कि वो मुझे कैसे देखेगा। मैं सिर्फ जानना चाहती थी कि वो कौन है। मैं नहीं जानती थी कि मेरे इस मैसेज का असर उस शख्स पर ऐसा पड़ेगा कि वो दिन दिहाड़े मेरे कमरे की खिड़की पर आन पहुंचा था। मैं अपने कमरे की खिड़की पर कोई अनजान निकाबपोश देखकर घबरा गई थी। वो लड़का जवान था जिसकी रंगत शफाफ थी और निकाब में भी उसकी आंखें खूबसूरत लग रही थी। मुझे अंदाजा हुआ था कि वो जो कोई भी था वो खुद भी प्यारा था और बहादुर भी, जो मुझे मिलने मेरे घर तक पहुंच गया था। मैं उसे वापस भेजना चाहती थी मगर ऐसा नहीं कर पाई और उसे अपने कमरे में बिठा दिया। वो अपना चेहरा दिखाने पर माइल नहीं था मगर उसकी आंखों में मेरे लिए मोहब्बत और दिगमानगी साफ नजर आ रही थी। वो खुलकर मेरी तारीफ करता रहा। मुझे उसका साथ अच्छा लगने लगा था। उसके बाद मेरा मामूल बन गया था। वो लड़का दिन रात मुझसे फोन पर बात करता और जब मेरा शोहर काम पर जाता वो मेरे घर चला आता था। वो मुझसे बेपनाह मोहब्बत करता था और मैं भी उसकी तारीफ और सहरजदा बातों से मुतासिर हो रही थी। मैंने अपनी माँ के घर भी आना जाना कम कर दिया था। उसके लिए सजने संवरने लगी थी। कभी कभी मेरा जमीर मुझे मलामत करता था कि ये सब ठीक नहीं है मगर मैं अपने जमीर को थपक कर सुला देती। मैं अपने महरम को छोड़कर उस लड़के की आदी होती जा रही थी। मुझे अपने शोहर की आम सी शक्लो सूरत और नाबीनापन से हर वक्त शिकायत रहने लगी थी। मुझसे अपने शोहर की कुर्बत बर्दाश्त नहीं होती थी जबकि मैं हर वक्त उस लड़के के आने का इंतजार करती रहती। ये बात मुझे बुरी तरह रुलाने लगती थी। मुझे जिससे मोहब्बत हुई थी वो मेरा महरम नहीं था और जो मेरा महरम था मुझ पर हक रखता था उसका वजूद मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था। मैं उलझी उलझी से रहने लगी। मेरी माँ ने मुझ में तब्दीलियां महसूस की तो वो मुझे हर वक्त समझाने लगती। वो मुझे मेरे शोहर की मासूमियत बताती। वो मुझे एहसास दिलाती कि उस इंसान ने हमें तब कबूल किया जब हम दोनों माँ बेटी बहुत कमतर थी। उसने ना सिर्फ हमें कबूल किया बल्कि हम पर पैसा लगाकर हमें बेहतरीन हाल में रखा। अपनी माँ के समझाने पर मैं मजीद उलझती जाती थी। मैं अपने शोहर से मोहब्बत करना चाहती थी मगर मैं जैसा इंसान चाहती थी वो मेरा शोहर वैसा नहीं था बल्कि वो नकाबपोश लड़का था। वो जो मेरा हुस्न देख सकता था। मुझे अपने गुनाह का शदीद एहसास होता। मैं दिलो दिमाग की जंग में थकन का शिकार हो रही थी। उन्हीं दिनों मेरी माँ हमारे घर रहने आ गई। मैं परेशान थी कि मैं उस लड़के से कैसे मिलूंगी। मैंने ये बात उससे की तो उसने मुझे तसल्ली दिलाई और बोला कि हमने तुम्हारे शोहर को बेवकूफ बनाया है तो फिर तुम्हारी बूढ़ी माँ को भी खबर नहीं होगी। मुझे खौफ था कि मेरी माँ सच तक पहुंच जाएगी। जब मेरा शोहर बाहर जाता और वो लड़का छुपकर खिड़की के रास्ते से मेरे घर आ जाता, उसकी हरकतों पर मेरी माँ को मुझ पर शक हो गया था मगर पूछने पर जब मैंने साफ इनकार किया तो वो मजीद शक में पड़ गई। थक कर मैंने उस लड़के को सख्ती से मना किया और उसे लानत मलामत की कि उसकी वजह से सबकी नजरों में मैं मशकूक साबित हो रही हूँ और गुनाह कमा रही हूँ। मैं रो पड़ी थी और वो लड़का मेरी बात सुनकर चला गया और फिर कभी वापस नहीं आया। पीछे मैं उसकी याद में सुलगने लगी थी। मुझे संभलने में बहुत देर हो चुकी थी। वो अपनी आदत का जहर मेरे दिलो दिमाग में घोल चुका था। एक रोज मैं सर दर्द की गोलियां तलाश कर रही थी कि मुझे अपने शोहर की अलमारी से कुछ सामान मिला। जब मैंने वो सामान उठाया तो मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया क्योंकि वो सारा सामान वही था जो वो नकाब वाला लड़का इस्तेमाल करता था। मुझे लगा मेरे शोहर ने उसे मरवा दिया है। मैं तड़प तड़प कर रोई थी और अपने शोहर से उस लड़के के बारे में सवाल करने लगी और तब उसने मुझे बताया कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि वो खुद ही था और अपना हुलिया बदल कर मेरे साथ रह रहा था
और अपने असल रूप में मुझे छुप कर मिलने आता था। इतना बताकर मेरी बेटी रोने लगी थी और मैं अपने दामाद को देख रही थी। वो वाकई पुरकशिश लड़का था। वो शर्मिंदगी से बोला कि वो वाकई मेरी बेटी से मोहब्बत करता है, मगर उसके शरारती दोस्तों ने उसे अपनी बीवी को आजमाने का मशवरा दिया था। तब उसने अपनी शक्ल को थोड़ा सा बिगाड़ कर और अंधा बनकर मेरी बेटी को ब्याह कर ले गया था, लेकिन वो अपने ड्रामे में बहुत आगे निकल गया था। उसने इस सब में मेरी बेटी का बहुत दिल दुखाया था। मेरी बेटी रो रही थी और वो मेरी बेटी से माफी मांगने लगा। फिर मेरे समझाने पर मेरी बेटी ने उसे माफ कर दिया था और आज वो दोनों अपनी खुशगवार जिंदगी गुजार रहे हैं।